हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस नए सीरीज में, जहां पर हम लोग मंथली बेसिस पर जितने भी प्लेसेस न्यूज में रहते हैं, इंपॉर्टेंट वाले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर दूसरे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम लोग यहां पर मैप करके सीखेंगे और क्विकली पूरे महीने में जो भी मैपिंग का पोर्शन करंट से रिलेटेड होता है उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। ये फिलहाल के लिए अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस का एक पूरा बंच है और साथ में बहुत ही जल्द आगे के महीने के भी आपको बहुत ही जल्द ऐसे ही मैपिंग सेशंस मिल जाया करेंगे इसी चैनल पर। सो आप बने रहिएगा, जैसे ही ये वीडियोस आते हैं उनको क्विकली देख के अपने रिवीजन को इंश्योर करिएगा। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इस सेशन को देखते टाइम या तो अपना एटलस अपने साथ में रखें, जहां पर जो भी बातें मैं बता रहा हूं वहां पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको जहां पर भी आपको लगता है मेंशन करना वो मेंशन कर सके, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो स्लाइड्स तो हमें मिल जाएंगी, यहीं से रिवीजन हो सकता है, तो ठीक है, फिर यहां पर स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, आप यहां से फिर रिवाइज कर लीजिएगा। मोस्टली हम देखते हैं कि हमारा जो आपका ये स्लाइड जो मिलेगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, आप आराम से इसको डाउनलोड करके भी आप आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा सेशन जो होगा ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। हर बार जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले इंडिया के कुछ मेजर लोकेशंस की बात करेंगे और फाइनली फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड मैप को कंसीडर करेंगे और फिर वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग भी हम लोग सारी डिटेल्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल जो है वो है हमारे लिए सवाल कोट हाइडल प्रोजेक्ट। ये क्या है, इसको समझने के लिए आपको कुछ बात समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 2 बातें समझनी है। पॉइंट नंबर 1, ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। आप बोलोगे सर एकदम अचानक से इंडस वाटर ट्रीटी कहां से आ गया। इंडस वाटर ट्रीटी बेटा इस वे में आ गया क्योंकि हमें ये जो हम हाइडल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि चेनाब रिवर पर बनाए जाने की बात हो रही है। अब चेनाब ये कोई नई बात नहीं है, 1984 से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कई बार इस पे बातचीत भी हुई कि भाई हमें ना ये प्रोजेक्ट बनाना है, और बेसिकली देखा जाए तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 1865 मेगावाट का ये पूरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनने की बात हो रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब अभी क्यों बात हो रही है ये भी समझ लेते हैं। देखो अभी तक हम लोग बड़े शिद्दत से इंडस वाटर ट्रीटी की बातें कर रहे थे। चलो पहले समझ लेते हैं पहले क्या है, फिर उसके बाद आगे कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा मैं। थोड़ा बेसिक समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखो बेटा, 6 नदियों के बारे में तुमको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ये पेन कभी कभी जवाब दे रहा है, कोई नहीं, इसको मैं भी जवाब दूंगा। यहां पर हम देख सकते हैं। और दूसरा, मान लेते हैं कि यहां पर अगर हम कुछ रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं, देखो यहां पर तुम्हारा क्या मिलता है भाई, कैलाश माउंटेन रेंज। और इस कैलाश माउंटेन रेंज के पास में ही तुमको क्या मिलता है, मानसरोवर लेक। अब मानसरोवर लेक से आगे पीछे देखोगे तो तुमको बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होते हुए दिखेंगे। जैसे कि अगर तुम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहे हो, यहीं से एक सिंघी खंबन रिवर निकलती है, जिसको हम लोग बाद में क्या बोलते हैं भाई, इंडस रिवर बोलते हैं। ये नामचा बारवा से पास होते हुए ये पाकिस्तान में फ्लो करते हुए निकल जाती है। इसी के नीचे अगर तुम देखोगे तो यहीं से तुमको बेटा एक सतलज रिवर निकलते हुए दिखती है। सतलज रिवर जो कि स्पीति वैली से पास होती है। स्पीति वैली से पास होते होते और ये भी अल्टीमेटली जाके एक रिवर से मिलेगी। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिवर और आती है इंडस के। देखो कई सारे हमारे वाटर हैं जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये 6 रिवर सिस्टम्स की बात हो रही है। तो जैसे इंडस की बात कर रहे हैं हम, इंडस के आग यहाँ पे देखोगे एक वेरिनाग लेक है, यहीं से हमारा झेलम रिवर ओरिजिनेट होता है, श्रीनगर पर आगे चलता है। और यहाँ यहाँ पर वुलर लेक से पास होते होते ये भी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आता है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास में चेनाब है। चेनाब रिवर जो है वो 2 रिवर सिस्टम से मिलती है, चंद्रा और भागा, और वो भी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आगे बढ़ती है। फिर हमारे पास में कौन सी आती है भाई, रावी रिवर। यहाँ पर एक रोहतांग पास दिखता है। रोहतांग पास से एक रिवर और निकल कर आती है जो कि चेनाब रिवर में जाके मिलती है। और फाइनली ये जो चेनाब रिवर है, झेलम रिवर भी इसी साके मिल जाती है। मतलब कि ये झेलम है, ये चेनाब, ये रवि। और ब्यास रिवर जो है, ये ब्यास रिवर इस रोहतांग पास के ईस्टर्न साइड से निकलते हुए, और ये ब्यास रिवर छोटी सी रिवर है, ये इंडिया में ही कंप्लीटली ट्रैवल करती है और ये आपके सतलज रिवर से मिल जाती है। अल्टीमेटली जो चेनाब रिवर है
और सतलज रिवर, ये दोनों मिक्स होते हैं और यहाँ पर बनाते हैं बेटा पंजनाद रिवर, और फाइनली ये इंडस में मिलके इधर पाकिस्तान में पूरा फ्लो होता है। ये पूरा रिवर सिस्टम तुमको मैंने क्विकली समझाया है, बहुत सारे फैक्ट्स होंगे इसके अंदर, तुम आराम से मैप करते रहना, है ना। थोड़ा क्विक सेशन रखेंगे इस चीज़ को ताकि फटाफट से हम लोग रिवाइज कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट का ये कहना था कि भाई देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 का प्रोजेक्ट है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का है और इसमें 8 साल तक बहसबाजी करने के बाद वर्ल्ड बैंक जो है वो मध्यस्थता करता है और उसके बेसिस पर एक डील साइन होती है। इस डील को हम लोग बहुत ही उदार डील बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें ऐसा बांटा गया कि भाई देखो, ये 3 रिवर है, ये देखो वेस्टर्न साइड में फ्लो कर रही हैं, इसीलिए इसको वेस्टर्न रिवर का नाम दिया गया, और ये ईस्टर्न साइड में फ्लो कर रही हैं तो ये ईस्टर्न रिवर का नाम लिया गया। इसमें बोला गया कि भाई देखो, जो वेस्टर्न रिवर हैं इंडस, झेलम और चेनाब, इसका 2 पार्ट में हम बात कर सकते हैं। पहला 80% वाटर और दूसरा 20% वाटर। 80% वाटर जाएगा पाकिस्तान के पास और 20% वाटर जाएगा इंडिया के पास। सिमिलरली यहां पर इसका जस्ट उल्टा था कि 20% हमारा पाकिस्तान के पास में और 80% इंडिया के पास में। अब यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं कि जब चेनाब रिवर की बात हो रही है, चेनाब रिवर की बात हो रही है, भाई देखो ये सवालकोट हाइडल प्रोजेक्ट कहां पर है? चेनाब रिवर पर है। अब अभी हाल फिलहाल में तुम सबको पता है, पहलगाम अटैक के बाद में हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी से साफ इनकार कर दिया गया है। हमारी सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई साहब, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो बीइंग एन अपर रिपेरियन स्टेट, यहां पर उसको एक बड़ा पोजीशन मिल रहा है कि भाई हम इन पानी को रोक देते हैं, पाकिस्तान तक पानी भेजेंगे ही नहीं, या फिर हम ज्यादा पानी कभी भेज देंगे। देखो अब इसके रिपरकशंस भी होंगे, काफी सारे होंगे, है ना, बट स्टिल उन सबको साइड एक दरकिनार करते हुए हम बोलते हैं कि अगर चेनाब रिवर पर हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की, हमारा बेसिक जो हम अभी ये सवालकोट हाइडल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ यहां पर बनने की बात हो रही है, यहां पर बनने की बात हो रही है। तो सवालकोट हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो यहां पर बन रहा है। मैपिंग क्लियर है आपके लिए? मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से डन है, कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ गया। तो अब हमने बोला है कि भाई अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को वैसे ही नहीं मानेंगे, तो इसीलिए अब हम चेनाब रिवर पर डैम बनाएंगे। अब डैम बनाने के लिए पहले बाध्यता थी, सेंटर स्टेट में संबंध सही नहीं बन पाते थे इंडिया के अंदर में, नई नई बातें सामने आती थी। अब जो है एक सुर में सब बोल रहे भाई बनाना है। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस का वेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको भी पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर मैप में रख दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पोंग डैम, नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम तुम देख सकते हो। भाखरा जो है बेटा वो हिमाचल प्रदेश, नंगल जो है वो पंजाब में, भाखरा नंगल। पोंग डैम है इसी तरीके से, और ऊपर कुछ देखोगे तो ये किशन गंगा हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए, तुम एक बार थोड़ा सा पॉज करके इसको देखना चाहो तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बड़ा ही शानदार सा हमें एक दृश्य दिख रहा है, और ये शानदार सा दृश्य अगर तुम बहुत बढ़िया यूपीएससी प्रिपरेशन में हो तो तुम आराम से इसको बोल सकते हो कि सर ये तो लोकटक लेक है, हमें पता है। लोकटक लेक कहाँ पर है बेटा? मणिपुर में है, मणिपुर में है, मणिपुर में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि इस पूरे लेक्चर के बाद में तुम्हें एक समरी भी दे दूंगा, जिससे कि तुम क्विकली रिवाइज कर लोगे सिर्फ 2 स्लाइड्स में, ठीक है? तो एकदम एंजॉय करते हुए इसको पढ़ो। यहां पर जो तुम फ्लोटिंग पार्क देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुमडीज बोलते हैं, फुमडीज। ये मणिपुर का जो पार्क है ना, ये जो लोकटक लेक है, वैसे तो तुमको बता देता हूं, ये एक रामसार वेटलैंड भी है, रामसार वेटलैंड भी है। और रामसार वेटलैंड के हिसाब से तुमको पता है कि इसका नाम दर्ज होगा कहां पर? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में अगर इसका नाम शामिल है तो जायज सी बात है भाई साहब कि इसके कंजर्वेशन की भी बात होगी, है ना। और साथ ही साथ ये भी एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है कि जो लोकटक लेक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेटा क्या? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार डियर पाया जाता है, जो कि इंडेंजर्ड डियर स्पीशीज है। उसको हम लोग इस रीजन में संगाई डियर के नाम से जानते हैं, संगाई डियर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये है हमारी संगाई डियर, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ब्रो एंटलियर। यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रो एंटलर्ड डियर, ब्रो एंटलर्ड डियर, ब्रो एंटलर्ड डियर। तो ये अब ये क्यों चर्चा में क्यों है भाई? लोकटक लेक चर्चा में क्यों है?
तो चर्चा में देखो इसलिए है क्योंकि देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें मैपिंग सेक्शन में हूं, तो मैपिंग सेक्शन में रिवीजन वाला कौन सा मैप होगा बेटा, ये मैप होगा। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, ये देखो मणिपुर तुम्हारा, और मणिपुर में नीचे क्या देख रहे हो भाई, लोकटक लेक देख रहे हो, है ना। तो ये वाला मैं अभी तुमको दे दूंगा। हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भाई, यहाँ पर अगर देखें तुमने सवालकोट देख लिया, अब लोकटक देख रहे हैं, टेंशन मत लो, सारी चीजें के करके रिवाइज भी हो जाएंगी अपने पास में। यहाँ पर हमने देखा कि अब ये चर्चा में क्यों है भाई, क्योंकि ऐसे नागालैंड की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने काफ़ी डिस्कशन में बताया है कि यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर लें या फिर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन की बात कर लें, वो काफ़ी धीरे धीरे कम हो जा रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेटअप की बात हो रही है और वो अनट्रीटेड वाटर इन सब में डिस्पर्स करते जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई देखो बहुत सारे हजारों लोगों के लाइवलीहुड की बात है, तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा हम लोग को, और क्या। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमें पता है कि एक कल्टिवेशन का प्रोसेस, एक हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, झूमिंग या झूम कल्टिवेशन। तो झूमिंग का मतलब क्या होता है बेटा, स्लैश एंड बर्न। जिस स्लैश एंड बर्न का प्रैक्टिस होता है भाई, बारिश के पानी फिर इसी तरीके से पानी इसमें आ जाते हैं और यहाँ पर फिर ये खराब कर रहा है। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बता देता भाई, ये जो डियर है बेटा, ये डांस बहुत बढ़िया करती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्या, डांसिंग डियर भी इसको हम बोलते हैं, संगाई डियर, डांसिंग डियर, ब्रो एंटलर्ड डियर, इन सब के नाम यहीं पर पड़े हुए हैं। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो है नामचिक नांगफुक ब्लॉक से, है ना। क्या नाम है भाई इसका, नामफुक, है ना। तो अब ये कहाँ का है भाई, कहाँ का है? सबसे पहले तो तुम समझना कि ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है भाई, अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऐसी क्या बात हो गई सर कि इसमें इतना बड़ा बवाल मच गया है। ये नामचिक नांगफुक कोल, सबसे पहले तो तुम समझ लो कि यहाँ पर एक कोल रिजर्व है। ये जो कोल रिजर्व है बेटा, ये कोई मामूली कोल रिजर्व नहीं है। यहाँ पर 1.5 करोड़ टन ऑफ कोल मिल सकते हैं, और ये इतना शानदार है। इसका एक एक्चुअल में हिस्टोरिक लॉन्च है। इसको पहले ही, इस कोल को 2003 में ना यहाँ पर पहले ही डेजिग्नेट किया गया था, लेकिन उस टाइम पर इस पर काम वाम नहीं हो पाया था। तो फाइनली 2022 में ऑक्शनिंग का प्रोसेस वापस से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद फाइनली 2025 में आके इसका शुभारंभ हम लोग कर देते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा पता है, अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है ना, इसको पर ईयर कम से कम नहीं तो 100 करोड़ रुपीस का फायदा होगा। पर ईयर 100 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट करने की बात है। लेकिन अब यहां पर तुम बोलोगे सर ये तो कोल माइनिंग है सर, ये तो गंदी बात है सर, मतलब कार्बन एमिशन करता है ये और क्या। लेकिन इसी सब चीज़ों को यहां पर समझने के लिए मैं तो बता देता हूं कि अभी इसका सस्टेनेबल कमिटमेंट भी आ गया है। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम लोग क्या करेंगे ना, हम हमेशा सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे, यहां पर सस्टेनेबल माइनिंग करेंगे। और सस्टेनेबल माइनिंग का जब भी बात होगी तो एक स्कीम है, एक मिशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन ग्रीन कोल रीजन। क्या बोलते हैं भाई, मिशन ग्रीन कोल रीजन। इसी के आधार पर हम लोग इसको बनाने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बात की गई है कि भाई साहब देखो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग एक सस्टेनेबल माइनिंग का मॉडल जब भी बनाएंगे तो हम लोग लैंड रिक्लेमेशन भी देखेंगे। हम लोग जमीन को वापस से बढ़िया बनाने के बाद ही दम लेंगे, है ना। तो लैंड जहां पर भी जितना भी डिटेरियोरेट होगा उन सब को हम रिक्लेम करेंगे, सही करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको आगे की माइनिंग का प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। तो ये बड़ी बढ़िया बात है यार, ये तो है ना। अगला आर्टिकल है हमारे लिए सारंदा फॉरेस्ट, है ना। सारंदा फॉरेस्ट कहां पर है भाई, बहुत ही शानदार जगह है, यहां पर है, यहां पर लिखता हूं। अगला आर्टिकल जो है ये किसके लिए है, सारंदा फॉरेस्ट। ये कहाँ पर है भाई, ये बेटा जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पर है, जमशेदपुर झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड में है। अच्छा, सारंद फॉरेस्ट जो है, सारंद फॉरेस्ट, ये सारंद फॉरेस्ट का मतलब क्या है सर? सारंद मतलब होता है भाई साहब बहुत ही शानदार, इसको बोलते हैं हम लोग लैंड ऑफ 700 हिल्स। क्या बोलते हैं भाई, लैंड ऑफ 700 हिल्स। हाँ, इसी से इसका नाम क्या पड़ा है भाई, सारंद फॉरेस्ट। यहां पर हम लोग को सबसे एशिया का सबसे ज्यादा बड़ा साल फॉरेस्ट मिलता है, साल फॉरेस्ट। अब बोलोगे सर ये साल क्या होता है? अरे यार तुमको पता तो होगा, ये देखो यही साल है ना, साल के पेड़ हैं ये सब। इसको हम लोग शोरिया रोबस्टा भी बोलते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या है इसका साइंटिफिक नेम है शोरिया रोबस्टा। तो
इसका सबसे बड़ा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ये। अब सोच लो, सारंदा फॉरेस्ट। अब यहां पर मुद्दा क्या है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं भाई? देखो, सबसे पहले तो ये बात तुमको समझ में आ ही गई होगी कि ये हमारे लिए एक क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन है। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है भाई साहब, है ना। इतना बड़ा फॉरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है ना, एक बहुत बड़ी विचित्र बात यह है कि इस पूरे फॉरेस्ट रीजन में बेटा 26% हिस्सा जो है ना वो आयरन ओर, मतलब हम सॉरी, पूरे इंडिया का 26% आयरन ओर का जो बेल्ट है वो इसके अंदर में आता है। तो यहां पर ना एक बड़ा ही टसल चलता है कि भाई देखो, एक तरफ माइनिंग एक्टिविटीज हैं और दूसरे तरफ माइनिंग वर्सेस इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहां पर हमें एक बैलेंस बनाने की बात करनी है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए अभी नवंबर 2025 में। इन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई साहब देखो, 314 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, तुमको सबसे पहले 314 स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया है, तुम उसको, सदर्न रीजन का जो एरिया है उसको तुम कहाँ करोगे? सारंदा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, सारंदा फॉरेस्ट का 314 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तुम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेजिग्नेट करोगे, और वो भी 3 महीने के अंदर। ये लो भाई साहब। और दूसरा तरफ इन्होंने ये भी बताया कि देखो, एक तरफ तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है ही, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोला है कि देखो भाई, इसका माइनिंग वाला भी गेम कैंसिल नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, माइनिंग भी करेंगे लेकिन एक लिमिट में करेंगे हम लोग। तो इसमें बोला है कि देखो, कुछ हिस्से को जहां पर हम माइनिंग के लिए, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गेम सैंक्चुरी। गेम सैंक्चुरी, जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज हो सकती है, उसको एक बफर जोन से पहले तुम अलग करो और फिर उसके बेसिस पर तुम वहां पर माइनिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी थोड़ी लिमिटेशंस वगैरह बताई गई है। तुम्हें क्या याद करना है भाई? जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड की तुम बात करो। यहां पर मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूं मैप में इसको भी एक बार। यहां पर देखो भाई, यहां पर तुम देख सकते हो झारखंड, झारखंड, झारखंड कहाँ गया? ये रहा। और यहां से रिलेटेड क्या आ गया भाई? सारंदा फॉरेस्ट। तो तुम यहां पर निचला हिस्सा पर देखोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई। यहां पर एक चीज और बहुत ही बढ़िया है कि इसी जगह पर तुमको झारखंड का ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, जमशेदपुर वाला, ये तो पता ही है। यहां पर इस सेंचुरी में एलिफेंट्स, स्लॉथ बियर्स, ये सब भी बहुत रिच सोर्सेस में, मतलब रिच अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये भी भाई हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला। हाँ, अगला जो है यहां पर हम लोग समझ सकते हैं, ये बेटा तुम्हारा ये है बरनवा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको यहां पर लिख देता हूं मैं, बरनवा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, नाम से तुम शायद थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि ये हमारे लिए कहां पर है भाई? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है क्या है भाई? बरनवा पाड़ा। अब आखिरकार यहां पर क्या है? ये कौन दिख रहा है बेटा तुमको? इनको पहचानते हो क्या तुम? इनको पहचानते हो क्या? देखो, यहीं पर बरनवा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर ना एक बहुत ही शानदार इंडियन एंटीलोप पाया जाता है। शानदार इंडियन एंटीलोप। ये क्या करते हैं भाई? एंटीलोप क्या करते हैं? और इसका बहुत ही फेमस केस तुम लोग जानते होगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं भाई? ब्लैक बग। तो ब्लैक बग एंटीलोप जो है वो यहां से बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने कगार पर आ गया था। बट हमने क्या किया? हमने दो जगहों से, एक तो दिल्ली के, हम देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने एक नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली से, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये कहां से आया भैया? न्यू दिल्ली से। और दूसरा हम बोलते हैं कि यहां पर एक कनन पंडारी जूलॉजिकल गार्डन है, बिलासपुर में ही, यहीं पर है पास में ही, कनन, हम लिखते हैं इसको कनन पेंडारी, यही सेम चीज जूलॉजिकल पार्क। ये कहां पर है भाई? यहां पर इसी के साथ में अगर तुम देखोगे तो ये तुमको मिल जाएगा बिलासपुर में। बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ में ही है भाई, है ना। तो यहां से, इन दोनों ही जगहों से हम लोगों ने क्या किया? इस बरनवा पाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 77 ऐसे ब्लैक बग्स लेके आए, और आज के डेट पर इनकी तादाद काफी बढ़ गई है। तो जो एक तरफ इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने का कगार पर थे, उनको हम लोगों ने बहुत शानदार रिवाइवल का काम किया है। 2021 से 2026 के बीच में महज 5 सालों के अंदर हम लोगों ने इनके स्पीशीज को वापस से रीग्रो किया। बहुत ही बड़ी बात है। 190 ब्लैक बग्स हैं अभी फिलहाल के लिए, तो काफी सही चीज है यार। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो बहुत ही शानदार, एक शौर्य वन से रिलेटेड है। शौर्य वन जो है, यहां पर तुम देख सकते हो कि हमारे
डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और साथ में काफ़ी सारे लोग हैं इनके। और ये जो शौर्य वन की हम बात कर रहे हैं, ये इसको शौर्य वन क्या बोलते हैं? इसको बेटा बोलते हैं हम लोग फॉरेस्ट ऑफ वेलर। तो ये जो पूरा फॉरेस्ट की थीम जो दी गई है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये बेसिकली एक 1971 में जो इंडो पाक वॉर था, 1971 का इंडो पाक वॉर था, उसके लिए समझ लो एक प्रकार का ये क्या बन रहेगा, मेमोरियल बन जाएगा, मेमोरियल। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब गए थे, इसको इनागोरेट वगैरह बढ़िया से किया है इन्होंने अक्टूबर 25 में। और यहां पर एक चीज बढ़िया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैक्टिकम बोटैनिकल गार्डन, है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैक्टिकम बोटैनिकल गार्डन। तो एक तो बोटैनिकल गार्डन तो है ही, ये बोटैनिकल गार्डन में एक हिस्सा जो है वहां पर कैक्टस जैसे पेड़ वेड़ बहुत सारे अलग से डिस्प्ले में लगा दिए गए होंगे। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो ट्रिब्यूट दिया जा रहा है वो ऐसे ही जो आर्म्ड फोर्सेस में उस टाइम पर लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, उन लोगों के नाम पर ये पूरा है। अगला आर्टिकल जो है हमारा वो है बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस, देख के पहचान जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रन ऑफ कच्छ के बिल्कुल बाजू में जब तुम आओगे तो ये है तुम्हारे लिए क्या, सर क्रीक। सर क्रीक, सर क्रीक जो है ना एक डिस्प्यूटेबल टेरिटरी है। डिस्प्यूटेबल टेरिटरी किसके किसके बीच का डिस्प्यूट है भाई, ये डिस्प्यूट है बेटा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। क्या कहता है ये, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक रफ स्ट्रक्चर बता देता हूं, ये कहां की बात हो रही है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर बिल्कुल लास्ट में जब तुम रन ऑफ कच्छ की बात कर रहे हो, ये बेटा तुम्हारा क्या है, रन ऑफ कच्छ है। ये रन ऑफ कच्छ के ऊपर यहां पर जब तुम जाओगे तुम्हें क्या मिलेगा भाई, सर क्रीक मिलेगा। अब सर क्रीक में प्रॉब्लम क्या है, देखो ये वैसे तो एक ऐसा मान लो कि एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर है सर क्रीक, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सर क्रीक बॉर्डर की बात हो रही है यहां पर। अब इस जगह पर क्या होता है, अब प्रॉब्लम कहां पर मैं तुम्हें बता देता हूं। अब इधर साइड में तुम देखोगे ये इंडिया और इधर साइड में पाकिस्तान। जब इनका बंटवारा हो रहा था तो इस बंटवारे के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनाया गया था, यहां पर देख सकते हो एक 96 किलोमीटर की स्ट्रिप है ना। ये रन ऑफ कच्छ का पूरा मार्शी लैंड है और यहां पर 96 किलोमीटर की जो स्ट्रिप है उसमें हम मानते हैं, इंडिया मानता है कि भाई देखो आधा पानी तुम्हारा और आधा मेरा। ऐसा क्यों ऐसा है, वो इंडिया रीजन भी देता है उसके लिए। एक बेटा होता है थालवेग प्रिंसिपल। क्या होता है भाई, थालवेग प्रिंसिपल। ये थालवेग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये बोलता है कि भाई देखो नदियां जो है ना वो वी शेप वैली कट करते हुए चलती हैं, यहां से वी शेप वैली बिल्कुल कट देती हैं। तो मैं तुम्हें ऐसा दिखाता हूं, ऐसा दिखाता हूं, देखो भाई ये नदियों के बहने का एक तरीका है। तो ये जो एरिया निकला ना तुम्हें, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, थालवेग बोलते हैं, थालवेग। और हमेशा बोला जाता है कि भाई देखो जहां पर नदियों ने सबसे डीप कट किया है उसके ऊपर से हम एक्चुअल रिवर बॉर्डर मानते हैं और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल चीज है। लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि ना भैया ना, हमारे हिसाब से जो हमारा हिस्सा है वो पूरा का पूरा सर क्रीक जो है, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो तुम मार्शी लैंड का बोल रहे हो वो हमारा है। तो ये पाकिस्तान के हिसाब से है और ये जो येलो बॉर्डर तुमने देखा है वो इंडिया के हिसाब से है। इंडिया बेस देता है कि भैया थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से हम बोल रहे हैं, फालतू की बातें नहीं है, ये सब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थ्योरीज है, हर जगह पर फॉलो होता है। बट पाकिस्तान जो है इन सबको मान नहीं रहा है। अब एक्चुअल में क्या है ना कि इसके लिए इंडिया क्यों नहीं मान रहा है, 2008 का जो मुंबई अटैक था वो कहीं ना कहीं इसी रूट से ये सब लोग निकल कर आए थे। दूसरी बात क्या है, हेविली आर्म्ड होता है, बहुत खतरनाक पेट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है इन सब जगहों पर। और साथ ही साथ हमें पता है कि अगर हमने इसको माना भी ना तो हमारा बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा या फिर तुम EZ जैसा बोल सकते हो कुछ, कि वो हिस्सा जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे बड़े सारे रिसोर्सेज को ले जाएगा भाई साहब। इसीलिए हम नहीं मानते ये सब, हम मानते हैं यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो इसीलिए अभी भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा मानना जा रहा है कि भाई देखो शिमला एग्रीमेंट, इंडिया बोलता है कि भाई देखो हम शिमला एग्रीमेंट के अनुसार हम 2 ही लोग बात करेंगे सिर्फ, लेकिन पाकिस्तान बोलता है कि हम 2 लोग बात करेंगे नहीं, हम जब भी बात करेंगे भाई साहब तो इसमें हम लोग किसी न किसी का आर्बिट्रेशन जरूर से लेंगे। तो और इंडिया बोलता है कि भैया ये दोनों हमारे बात है, किसी को भी हम वो करेंगे नहीं। और इन सब के चक्करों में सबसे ज़्यादा पिस्ता कौन है, यहाँ के जो मछुआरे, जो फिशरमैन हैं, उनको काफ़ी लेना देना पड़ जाता है। अगला आर्टिकल हमारा यहाँ पर तुम देख सकते हो, संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई से रिलेटेड है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है संजय गांधी नेशनल पार्क। तुम अगर संजय गांधी नेशनल पार्क को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो तुमको अगर मुंबई का, जैसे अगर तुम्हें मैप थोड़ा बहुत भी रियलाइज़ होगा तो मुंबई जो है वो बेसिकली आइलैंड नेशन है ना, ऐसा कुछ है। तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा, ये मुंबई वाला हिस्सा है ना। अब मुंबई वाले हिस्से में जब भी तुम जाओगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क तुमको कहाँ मिलेगा पता है? बीचों बीच मिलेगा भाई साहब। मतलब कि ये एकमात्र ऐसा तुम नेशनल पार्क देखोगे जो कि घने आबादी के बीचों बीच मिलता है। तुम देखो यहाँ पर ये पूरा रीजन है नीचे, और तुम यहाँ पर देख रहे हो ये नीचे पूरा थाने रीजन है, नीचे मुंबई रीजन है, ये बॉम्बे आइलैंड है पूरा का पूरा, और यहाँ पर तुम देखो ये वाला रीजन, ये तुम्हारे लिए क्या भैया? संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क बिल्कुल बीचों बीच। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, अब इतनी आबादी होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कंटैमिनेशंस, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐड हो रहे हैं, लोग इंक्रोचमेंट धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अपना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर सकते हैं वैसे तो, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हमारे इलाहाबाद के, उनके मतलब अध्यक्षता में। लेकिन यहाँ पर बेसिकली बात यही की जा रही है कि भाई देखो, हम लोग थोड़ा सा अपना काम हम थोड़ा सही देखें। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर तुमको ना लेपर्ड पॉपुलेशन दिखेगी, है ना। यहाँ पर तुम देख सकते हो लेपर्ड दिखेंगे, टाइगर दिखते हैं, तो इन सब को भी थोड़ा सा हमें प्रोटेक्ट करने की बातें देखनी है। और ये सब यहाँ पर अच्छा, एक बहुत ही शानदार एक और भी चीज़ यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक है अपना यहाँ पर कन्हेरी केव्स है, यहाँ देख रहे हो ये वाला, ये और ये इसी पार्क के अंदर ही क्या है बेटा? कन्हेरी केव्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी। अब नीचे मुझे कमेंट करके बता दो कन्हेरी केव्स जो हैं इनका टाइमलाइन क्या है ना। टाइमलाइन बताओ भैया मुझे, टाइमलाइन। कन्हेरी केव्स जो है हम लोग किस एज पीरियड से इसको रिलेट करके बता सकते हैं? हमारे हिस्ट्री वाले मास्टर साहब ने बताया होगा। अगला जो है हमारा वो एक यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगला आर्टिकल जो है हमारा वो नौरादेही से रिलेटेड है। नौरादेही क्या है भाई? इसमें नौरादेही का क्या हिसाब किताब है? एक्चुअल में क्या हो रहा है कि देखो, टाइगर रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई? टाइगर पॉपुलेशन के रिवाइवल की बात हो रही है ना। रिवाइवल, अब रिवाइवल कैसे होगा? तुमको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अफ्रीका गए थे और अफ्रीकन चीता को उन्होंने अपने इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया था। किसको भाई? अफ्रीकन चीता को। और हमने देखा कि अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए सेम टू सेम अगर हम इन्वायरमेंट देना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट चीता के अंदर में 3 रीजन्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखते हैं भाई? अगर तुम यहां पर थोड़ा सा, अब भाई देखो एग्जैक्ट तो नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए तुम्हें मिल जाएगा। मान लेते हैं कि अगर ये एमपी है अगर तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क है। इस वाले रीजन पे तुम आओगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा भाई? कूनो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी है, तुम लोगों ने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में। कूनो। और कूनो के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है संजय। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक हमें देखने को मिलता है, यस, यहाँ पर हम लोग को 3 चीज़ों के बारे में, कूनो नेशनल पार्क, हाँ एक गांधी सागर है, सॉरी, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा एक गांधी सागर। और जो हमारा नौरादेही है वो बिल्कुल बीचों बीच, भोपाल यहाँ पर है, ऊपर तुम जाओगे यहाँ पर तुमको क्या मिल जाएगा भाई? नौरादेही। तो बोला जा रहा है कि भाई एक और नया रीजन हम लोग को मिल गया है, यहाँ पर भी चीता को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब बाकी लोगों का कुछ कहना है कि सर बहुत सारे क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, कंट्रोवर्सी है कि भाई देखो यहाँ पर और भी लोग हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, इन सब लोग का रास्ता वास्ता एक जैसा हो जाएगा तो फिर ये मतलब नीश एक ही हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। बट स्टिल यहाँ पर इसकी बातचीत चल रही है, इसलिए नौरादेही के बारे में तुमको पता होना चाहिए। और लास्ट में हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंडिया के रिलेशन में एक डैम बहुत ही शानदार है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मुल्ला पेरियार डैम। ये जो मुल्ला पेरियार डैम तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये देखो ये है टॉपिक, मुल्ला पेरियार डैम 10वें नंबर पर। यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम कोई आज का नहीं है, ये 130 ईयर्स पुराना है, 130 साल पुराना ये डैम है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो इसको किस पर बनाया गया है? इसको बनाया गया बेटा पेरियार रिवर पर। मुल्ला पेरियार डैम, वैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ये पेरियार रिवर पर बनाया गया है। यहीं पर तुम इसी पेरियार रिवर में ऊपर बढ़ते हो तो तुमको क्या दिखता है भाई? इडुक्की रिजर्वर। इडुक्की भी अपने आप में काफ़ी फेमस प्लेस है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ पर दिक्कत ये है कि भाई देखो इसमें एक ना
मुल्लापेरियार डैम जो है, अब तुम इधर देखो भाई, ये क्या है तुम्हारे लिए तमिलनाडु है और ये क्या है तुम्हारे लिए केरल है। अब यहां पर बात ये होती है कि ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी डैम, है ना, इसको बोलते हैं मैसनरी ग्रेविटी डैम, मैसनरी ग्रेविटी डैम। क्या मतलब होता है इसका, ये डैम्स जो होते हैं ना, ये नीचे आते आते बहुत वाइड हो जाते हैं, है ना। इनका बेस जो होता है वो अपने आप में इतना ज़्यादा भारी होता है कि वो पूरा का पूरा वाटर को अपने साथ टिका कर चलता है, अपने भार से टिका लेता है। अब एक्चुअल में बात ये कि तमिलनाडु ये बोल रहा है कि भैया देखो हमारे पास पानी होने की हो रही है कमी, तो थोड़ा सा एक काम करो, इसको थोड़ा रेस करो और लगभग 142 फीट जो है, 142 फीट पानी इसमें और भरने का इजाज़त दो। केरला सरकार को बोल रहा है, केरला सरकार इस पर मानने को तैयार नहीं, बोल रहे भैया ओल्ड है, टूट टाट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मिलियंस ऑफ लाइफ यहां पर दाव पर लग जाएगी। लेकिन अभी केरला के इस कंसर्न पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ओवरसाइट आया है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम है AS आनंद कमेटी, और इस कमेटी के अनुसार ये बात बताई गई है कि भैया देखो तमिलनाडु अपना सही बोल रहा है, उसको बढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सब के, और अब शायद बढ़ भी जाएगा ऑपरेशनल कंट्रोल वगैरह जो है। तो ये था हमारे लिए पूरा क्या था, इंडिया के मैप के रिलेशन में था। अब जरा हम लोग बात करते हैं अपने लोकेशंस को, जहां पर हमारे लोकेशंस वर्ल्ड से रिलेटेड है। सबसे पहला हमारे पास एक रीजन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, साहेल रीजन। साहेल रीजन, अगर तुम एक रफली अगर हम लोग एक रफ मैप देखते हैं तो यहां पर हम लोग को कुछ यहां पर देख सकते हो, ये कंट्री जो दिख रही है ना तुमको, यहां पर बेटा तुम्हारे देखो मॉरिटानिया, सेनेगल, माली, यहीं पर छोटा सा एक आता है बेटा बुर्किना फासो, यहां पर नाइजीरिया, नाइगर, चैड, सूडान, एरिट्रिया, इधर आता है तुम्हारा जिबूती, इधर तुम्हारा आता है इथियोपिया। ये जितने भी नेशंस हमने बात किए हैं ये सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किस चीज़ में, ये सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट में, जिसके अंतर्गत अगर तुमसे बात की जाए तो हम इस पूरे रीजन, देखो ये वाला जो रीजन है तुम्हारे लिए, ये जो ऊपर का रीजन तुम देख रहे हो, दिस इज ऑल सहारा डिजर्ट, है ना। ये पूरा क्या है भाई, सहारा है तुम्हारे लिए, सहारा है तुम्हारे लिए, मतलब सहारा डिजर्ट है ना, इसका सहारा नहीं है तुमको, यही सहारा डिजर्ट है, इसका नाम है सहारा। तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेच तुम देख रहे हो ना, यहां से यहां तक का स्ट्रेच जो है, ये लगभग बोल रहे हैं कि ये 8000 किलोमीटर का है, 8000 किलोमीटर। अब ये लंबा 8000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, लगभग यहां पर देख सकते हैं ऐसा कि लगभग इस इधर से और इधर से अगर देखें हम, इधर से और इधर से देखें तो 15 किलोमीटर चौड़ा, 15 किलोमीटर चौड़ा और 8000 किलोमीटर लंबा ऐसा एक पेड़ का हम लोग एक बाउंड्री बनाना चाहते हैं। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वैसे समझ लो हम एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाना चाहते हैं। ये ग्रेट ग्रीन वॉल में इतने सारे कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर पर जो बेसिक काम था वो ये था कि भाई साहब देखो, पहले तो डिजर्टिफिकेशन जो है वो इंक्रीज होते होते नीचे ना आए, तो डिजर्टिफिकेशन को रोकना था, और प्लस यहाँ के जो लोग हैं ना, इनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी की बात आ गई थी। तो लाइवलीहुड इससे काफ़ी सही मिल जाता इस प्रोजेक्ट से, बहुत सारे लोग इसमें बेरोजगारी से काम वाम पा के अपना काम करते। बट यहाँ पर जैसे तुम देख रहे हो ना, ये येलो वाला जो रीजन है, यही सारा रीजन है यहाँ पर, यही रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये फोकस एरिया के साथ में जब ये काम करना स्टार्ट कर रहे थे तो शुरुआती दौर में इनको बढ़िया फंडिंग मिल रही थी, लेकिन अब फंडिंग की काफ़ी कमी पड़ गई है, जिसके वजह से जो टारगेट था 2030 का, अच्छा ये टारगेट दिया कब गया था, 2007 में दिया गया था, और आज के डेट में 2024 तक की बात करें तो मुश्किल से शायद अभी 20% काम हुआ है। तो काम बहुत धीमा हुआ, क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अब जैसे पहले लोगों के लाइवलीहुड की बात करनी थी, लेकिन फोकस शिफ्ट होकर आज के टाइम पर हम वॉल ऑफ ट्रीज के जगह पर हम बनाने की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर, कि हम ना वाटर हार्वेस्टिंग भी यहीं पर देखना चाहते हैं, हम यहीं पर एक चीज़ बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री भी देखना चाहते हैं, मतलब सारी की सारी जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हैं वो सब के सब यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए बात कर रहे हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी धीमे हो चुका है। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है एक रीजन जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं अल फशीर, है ना। क्या बोल रहे हैं भाई, अल फशीर।
अल फशीर। यहीं पर जो हमने अभी देखा था ना, ये वाला जो ये सूडान, सूडान हम लोग देख रहे थे, इस बीच वाला इस वाले रीजन को देख रहे थे, इसी सूडान की ही बात है। सूडान को ही अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सूडान का एक हिस्सा है इधर वाला जो रीजन है, इसमें हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा हिस्सा है अल फशीर, अल फशीर। अब यहाँ पर ना काफ़ी दिक्कत चल रही है यार, यहाँ पर दो आर्मी जो है वो आमने सामने काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट कर रहे हैं। एक तरफ सूडानीज आर्मी है और एक तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स है। कौन कौन है भाई? एक तरफ है सूडानीज फोर्स आर्मी, और दूसरे तरफ अगर तुम देखोगे तो तुमको मिल जाएंगे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा राइवलरीज चल रही हैं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और यहां पर कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। और इसके चलते भाई साहब यहां पर 16 महीने से एक समझ लो सीज हो रखा है यहाँ पर, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर, मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है यहाँ पर, लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत पंगा चल रहा है यहाँ पर, छोटे बच्चे हैं, हज़ारों लोगों की डेथ हो जा रही है यहाँ पर, इस रीजन में सिर्फ यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये कौन सा रीजन है तुमको पता होना चाहिए, ये है हमारे लिए अल फशीर। अल फशीर कहाँ पर है भाई? ये हमारे इस सूडान में है। सूडान में एक और रीजन यहाँ पर देख सकते हो तुम, एक इंपॉर्टेंट, ये है लिबियन डिजर्ट। लिबियन डिजर्ट ये लिबिया के नीचे ही है, वैसे बाजू में ही तुम देखोगे तुम्हारा साउथ ईस्ट रीजन के साथ में मिल जाएगा तुम्हें। तो ये पूरा कैटेस्ट्रॉफ चल रहा है यहाँ पर। अगला यहाँ पर तुम्हारा एक आर्टिकल है जिसका नाम है बेटा क्या? जमाइका। जमाइका, वो हनी सिंह का गाना आया था, चलेंगे जमाइका, है ना। अब ठीक है भाई, जमाइका जो है यहाँ पर क्या हुआ भाई, बहुत खतरनाक एक टाइफून आता है। टाइफून यहाँ पर आप देख सकते हो, ये टाइफून। अच्छा, जमाइका है कहाँ पर? जमाइका अगर तुमको समझना है तो तुमको समझना पड़ेगा भाई साहब, पहले एक छोटा सा मैप, ये मैप। अब यहां पर तुम देख रहे हो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तुम्हारा क्यूबा, और यहां पर तुम्हारे वेस्ट इंडीज, है ना। और इसी में जब तुम नीचे आते हो तो यहां पर तुमको क्या मिलता है भाई? जमाइका। ये जमाइका, और इसके नीचे जो तुम यहां पर वाटर देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। कैरेबियन सी, और इनफैक्ट इनको कैरेबियन आइलैंड्स भी बोलते हैं, और इनको वेस्ट इंडीज भी बोलते हैं, और यहीं पर है क्यूबा, जमाइका, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, अब लोकेशन का पता चल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर टाइफून नहीं, इस जगह पर क्या बोलते हैं भाई हम लोग? हरिकेन बोलते हैं वैसे तो, हरिकेन कहाँ पर बोलते हैं भाई? हमें पता है कि इस साइड में पूरा जो भी तूफान बवंडर आएगा हरिकेन, इधर आएगा तो हरिकेन, जब चाइना के पास में जाएगा तो टाइफून, इंडियन पेनिनसुला पर आ रहा है तो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास में आ रहा है तो उसको साइक्लॉन्स बोलते हैं। तो ऐसे ही सेम नाम है, वैसे ही चक्रवात ही है, इसका नाम क्या है भाई? मेलिसा, हरिकेन मेलिसा। तो यहाँ पर मेलिसा हरिकेन जो है ये काफ़ी तबाही मचा के गया है, और हम बोल रहे हैं यार वन ऑफ द डेडलीस्ट है। क्यों डेडलीस्ट बता रहे हैं हम लोग भाई साहब? इसका स्पीड तुम सुन लोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर इसकी स्पीड जो थी वो लगभग 298 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई है ये, और इसीलिए काफ़ी डिस्ट्रक्शंस यहाँ पर इसने किया है। कैटेगरी 5 का इसको स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म मानते हैं हम इसको फिलहाल के लिए, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट इवर स्टॉर्म जो जमाइका में आज तक आया है वो यही है। इसको कैटेगरी 5 का हम लोग स्टॉर्म मानते हैं भाई साहब। बहुत ज़्यादा तबाही इसने मचा दी है, तो वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन के साथ हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, जमाइका, अच्छा यहाँ पर पूरा ही दे दिया। ये मैप में तुम लोग थोड़ा ध्यान से देख भी लो कि ये पूरा गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात हो रही है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तुम्हारा क्यूबा, ये तुम्हारा जमाइका, फिर जमाइका कैपिटल किंगस्टन, ये हाइती, ये पोर्टोरिको, और यहाँ पर मैंने तुमको एक ये नाम बताया था, अगर कोई ये कमेंट सेक्शन बता दे तो मज़ा ही आ जाए, है ना। ये नाम कोई बता दे भाई, ये नाम, ये कौन सा आइलैंड है, ये कौन सा आइलैंड है, बता दो, मज़ा ही आ जाए भाई साहब। सच बता रहा हूँ, अगली बार और ज़बरदस्त पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, पूरा उड़ेल दो इनको, पूरी मेहनत दे दो। तो तुम देख सकते हो अगला जो आर्टिकल है वो हमारे लिए एक हमारे लिए टाइफून है जिसका नाम है बुआलोई, और ये कहाँ पर है? ये वियतनाम में है। तो वियतनाम में भी जो ये बुआलोई अपना है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है भाई साहब, है ना। और तुम देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी से ओरिजिनेट होता हुआ हमारे पास में आया था, तो ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन वियतनाम में करके गया है। तो इसलिए ये टाइफून बुआलाई जब भी आएगा तो तुम देख लेना ये किससे रिलेटेड है भाई साहब, ये तुम्हारा वियतनाम से रिलेटेड है। एक ऐसे ही आर्टिकल और आता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं सेबू। सेबू कहाँ पर है भाई? ये है तुम्हारे लिए फिलीपींस में, है ना, फिलीपींस में है। तो यहाँ पर जरा तुम ध्यान से देखना,
ये देख रहे हो तुम, ये सेबू है, सेबू, ये पूरा फिलीपींस है। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये लुजॉन है, लुजॉन स्ट्रेट बोलते हैं हम इसको, इस वाले को लुजॉन स्ट्रेट। और यहाँ पर तुम्हारा ये पूरा पूरा सुलू सी, फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी, और ये है तुम्हारा सेबू, सेबू। अब साउथ चाइना सी से इधर आओगे तुमको यही वियतनाम मिला था अभी। अब सेबू में क्या हुआ है, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया, 6.9 यहाँ पर, इतना शांत, मतलब इतना खतरनाक है भाई साहब, 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आना, मतलब बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग की डेथ हुई है। अब लेकिन ये हुआ क्यों है, क्यों यहाँ पर इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है? क्योंकि प्लेट्स जो है वो ऐसे ही हैं। तुम देख सकते हो कि इस पूरे रीजन में, अगर मैं तुमको थोड़ा सा आइडिया दूं कि आखिरकार ये हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो तुम्हारा जो ये पूरा प्लेट है बेटा, ये पूरा प्लेट इधर साइड पर है ना। ये कुछ तुम्हारे लिए फिलीपींस प्लेट की बात हो रही है, ये कुछ इस साइड से है ना, यहाँ पर नहीं, ये मरियाना प्लेट है, मरियाना ट्रेंच, तो ये कुछ इस साइड पर बात होगी, है ना, ऐसा फिलीपींस की बात हो रही है। तो फिलीपींस जो है, ये जो रेड कलर वाला तुम देख रहे हो ना, ये रेड कलर इसी पर ये बेस्ड है। ये जो तुम नाम देख रहे हो ना, ये ऐसा रेड कलर यहाँ पर जो बना है, ऐसा वाला, सॉरी मैं फिर से बना देता हूँ, ये जो रेड कलर देख रहे हो वो मैंने वहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्स हैं। जैसे इधर से जब तुम आओगे तो पैसिफिक प्लेट है, बड़ा वाला पैसिफिक प्लेट। इधर से ये तुम्हारे लिए पूरा क्या है, ये तो सुंडा प्लेट है ही, तुमको पता ही होगा, सुंडा प्लेट है। और फिर नीचे से तुम आओगे तो नीचे से ये कैरोलाइन प्लेट मिल रहा है। यहीं पर तुम्हारे लिए ऊपर से आमूर प्लेट आता है, इधर से चाइनीज साइड से यांगजी प्लेट है। तो इतना सारा प्लेट यहाँ पर जब सब कुछ एक साथ मिलता है, ये पैसिफिक प्लेट इसको धक्का दे रहा है अंदर की तरफ, तो यहीं पर ये अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। यहीं पर तुम्हारा बाजू में ही मरियाना ट्रेंच वगैरह भी है, तो तुम इसको देख सकते हो, सेबू फिलीपींस को। ऐसे ही अब एक बड़ा ही शानदार सा एक न्यूज़ हमारे सामने आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं आइनी एयरबेस, ताजिकिस्तान में। तुम देख सकते हो कि अगर तुम इंडिया को अगर ऐसे बना रहे हो, और यहाँ पर तुम देखोगे छोटा सा हिस्सा जो है, यहाँ पर ये वाला रीजन जो है, ये रीजन पतला सा रीजन, ये बेटा तुम्हारे लिए क्या है, अफगानिस्तान का रीजन है। ये क्या है, अफगानिस्तान। तो इंडिया का अफगानिस्तान से बॉर्डर इस बेसिस पर लगता है। और यहीं अफगानिस्तान का छोटा सा इलाका, यहीं अफगानिस्तान का इस जगह से, यहीं से हमारा क्या बन जाता है भाई, ताजिकिस्तान। यहीं से हमारा बन जाता है ताजिकिस्तान। तो ये क्या है भाई, ताजिकिस्तान। ताजमहल के पास में ताजिकिस्तान, ये हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ताजमहल इंडिया मिलता है, तो ताजिकिस्तान जो है वो यहाँ पर साथ में है। अब यहाँ पर क्या है, ताजिकिस्तान में ना, इस रीजन पर यहाँ पर एक हमारे पास में एयर बेस है, जिसका नाम है आइनी एयरबेस। अब हुआ क्या कि ये आइनी एयरबेस जो है ना, अभी तक इस पे एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस है वैसे तो ये, लेकिन आइनी बेस पर, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा, आइनी बेस को अब जैसे एक और पुराना नाम है इसका, इसको बोलते हैं गिसार एयरबेस। आइनी एयरबेस या गिसार एयरबेस बोल सकते हो तुम। यहां पर क्या हो रहा है कि इंडिया ने अभी इंडियन ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया पहली बार, और वो भी 2 डिकेड की बात हो रही है, यहाँ पर 20 सालों की बात हो रही है। 2 डिकेड्स इंडिया मेंटेन्ड अ प्रेजेंस एट द एयरबेस। अब इसके बेसिस पर भाई साहब, अगर इसका करंट स्टेटस देखें तो अभी विथड्रॉ किया है इंडिया ने 2 डिकेड बाद, 20 साल के बाद बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर जब इंडिया ने विथड्रॉ किया है तो जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, वैसे जो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये चाइना, रशिया, ये लोग का थोड़ा यहाँ पर दबदबा हो सकता है कि बने, लेकिन इंडिया को अपना पोजीशन यहाँ पर वापस से सिक्योर करने की बात देखनी चाहिए। और इसी से रिलेटेड एक और है अपने पास में, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पोर्ट पसनी। कहाँ पर है ये पसनी पोर्ट? ये ग्वादार पोर्ट के जस्ट बाजू में, अपना यहाँ पर पाकिस्तान का कराची, ग्वादार, पसनी। और ये अपना वाला चाबहार पोर्ट, ये अपना वाला है। ये कहाँ पर है? ईरान में है। और अब बात क्या हो रही है, ग्वादार पोर्ट किसके पास में भाई? ये तुम्हारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से तुम देखोगे कि चाइना सिंजियांग से लेकर ये ग्वादार तक में आता है, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पूरा पार्ट है ये। और इसी के जस्ट बगल में आता है पसनी में क्या हुआ है ना कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए को कई बार यहाँ पर आराम से रुकने देता है, बोलता है कि भैया तुमको क्या काम है, तुमको काम अच्छा आराम से कर लो भाई, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि यूएस का पसनी एयरपोर्ट पर क्रिटिकल मिनरल्स को शिप करना बहुत आसान से। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हें दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी के पास से ये पसनी पोर्ट जो है, ये पसनी पोर्ट काफ़ी हद तक काम आता है। हालांकि देखो पसनी पोर्ट जो है वो ग्वादर पोर्ट से बहुत छोटा पोर्ट है, लेकिन बट स्टिल ये पाकिस्तान का एक रीजन तुम्हें दिखने को मिल सकता है कि हाँ भाई पाकिस्तान जो है वो कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाजू में से भी अगर देखा जाए तो वहाँ से भी वो यूएस को स्ट्रैटेजिक कंसेशंस देने से बाज नहीं आ रहा है, मतलब यूएस के साथ भी वो रिलेशन मेंटेन करने की बात कर रहा है। अगला आर्टिकल हमारा जो है वो बेटा अटकामा डिजर्ट से रिलेटेड है। अटकामा डिजर्ट, यहां पर देख सकते हो 4 कंट्री है हमारे पास में, ABCP। कौन सा भाई?
यहाँ पर तुम देख सकते हो, एक है अर्जेंटीना, एक है बोलीविया, एक है तुम्हारा चिली और पेरू। ये 4 कंट्री से ABCP से यहाँ पर अटकामा डिजर्ट है। हम बोलते हैं कि दिस रीजन इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दिस इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, अरे यार ऐसे कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है, एक ऐसे ही कोई जंगली फूल वूल है, वहाँ पर रिसर्च चल रहा था, उसके बेसिस पर ही ये स्टडी में है। इसको बोलते हैं किस्टैंथ लॉन्गिस्कापा, जिसको कभी UPSC पूछेगा नहीं, तो टेंशन मत लो। अगला जो आर्टिकल आता है वो बड़ा ही दयनीय सा आर्टिकल है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखो भाई, एक हमारे पास में ये जो मैप हम लोग बार बार ड्रॉ करते हैं, ये, और यहीं पर हमें क्या दिखता है, एक आइलैंड दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेडागास्कर। तो अगला जो हमारे पास में आर्टिकल है वो मेडागास्कर से रिलेटेड है। क्यों है भाई मेडागास्कर में? देखो यार, मेडागास्कर मतलब कहने की बात है, लेकिन ये मतलब मेडागास्कर इतना शानदार है कि मेडागास्कर का 90% वाइल्ड लाइफ जो है ना वो एंडेमिक है और कहीं नहीं मिलता, बस यहीं मिलता है वो। तो इन सभी रीजंस को जरा ध्यान से देखते हुए तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोवर्टी, बहुत ज़्यादा करप्शन, और इन सब के चलते यहाँ के जो लोग हैं ना वो काफ़ी परेशान हैं। कई बार तो मिलिट्री सीजर होता रहता है, इम्पीचमेंट हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ के प्रेसिडेंट थे एंड्री रोजेलिना। अब एंड्री रोजेलिना जो है, उन्होंने मिलिट्री सीज किया था। मिलिट्री सीज होने से पहले वो थे वहाँ पर। जब मिलिट्री सीज हो गया तो अब उनको लॉ मेकर्स ने भाई भगा दिया है वहाँ से, बोल रहे कि भाई भागो यहाँ से, अब तुम्हारा काम नहीं है। तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी वहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए थोड़ा मेडागास्कर का लोकेशन पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेडागास्कर से गुजरेगा क्या? यस, इक्वेटर यहाँ से जा रहा है, मतलब थोड़ा सा और ऊपर, सॉरी, इक्वेटर इधर से जा रहा है। एक हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से जा रहा है, तो ऐसे ही नीचे मेडागास्कर से भी। ठीक है भाई। तो नॉर्मली हम लोग फिर नेक्स्ट और आखिरी हमारे पास में जो आता है वो आता है बेटा क्या, एक आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो एक मतलब वेनेजुएला भी एक ऐसे ही समझ लो बड़े प्रॉब्लम में अपना जा रहा है। वेनेजुएला जो है, तुमने अगर नॉर्थ अमेरिका की बात देखी होगी, यहाँ पर अगर तुम देखोगे, वापस से पूरा ही बना देता हूँ। ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो ये एक कंट्री है बेटा, इसको नाम देते हैं हम क्या, इसको नाम देते हैं वेनेजुएला। और तुमको मैंने पहले बताया कि इस यहीं पर एक ओशियन भी है। इस ओशियन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिबियन ओशियन बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको, और इधर क्या है भाई अपने लिए, ये कैरिबियन सी है। ये कैरिबियन सी जो है ये आजकल बहुत टेंशन का कारण बन गया है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ना। यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिलता है कैरिबियन सी में, कैरिबियन सी यहां मिलता है ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है। अब इसके चलते क्या होता है ना, कई बार यूएसए जो है वो आक्रमण कर देता है भाई साहब इनके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। तो वेनेजुएला में जो अभी तक के प्रेसिडेंट वगैरह थे, उनका यही सब हिसाब किताब चल रहा था कि भाई वो निकोलस मैदुरो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेट ऑफ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे थे यूएसए से, और फाइनली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते उनको मतलब थोड़ा सा मतलब एक इम्पॉर्टेंट वो देते हुए यूएसए ने क्या किया, वहाँ पर थोड़ी मतलब स्ट्राइक कर दिया यूएस ने अभी के लिए। तो एक ड्रग बोर्ड, वेनेजुएलन ड्रग बोर्ड पाया गया था साउथ सदर्न कैरिबियन सी में, तो उसके चलते तो अब ये काफ़ी टेंशन्स को भाई एस्केलेट कर दे रहा है। और मतलब यूएस मिलिट्री प्रेजेंस जो है इस रीजन में इतना ज़्यादा हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई साहब यूएस जो है इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना चाहता है बहुत तेज़ी से। तो यही अपना था, वेनेजुएला कहाँ पर है ये आपको बस पता होना चाहिए था इसके लिए। तो यही था अपना पूरा आर्टिकल। आई थिंक ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर तो बना ही हुआ है, इसके साथ साथ पूरा रिवाइज करना है इस पर आप लोग। और यहाँ पर भी छोटा छोटा सारी चीज़ें दिए हुए हैं। ये वेनेजुएला देखो, जहाँ पर मैंने बताया था बिल्कुल वहीं पर तुम्हें वेनेजुएला दिख जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे ही सारे हैं, अटकामा डिजर्ट है, मेडागास्कर वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन में बिल्कुल क्विकली बता दिया गया है। तो रिवीजन करने के लिए बहुत ही शानदार है। तो आई होप तुमको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इतना ही था आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।